डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का जो चौथा टॉपिक है समानता, उसके बारे में हम लोग बात शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो आपके पाठ्यक्रम में जो समानता का उल्लेख किया गया है, तो उसमें समानता के अंतर्गत और किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार पाठ्यक्रम को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो ऊपर जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो है जिसमें लिखा हुआ है समानता सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। यानी आपके पाठ्यक्रम में जिस समानता की बात की गई है तो उस समानता के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन की उसमें बात कही गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में कुछ और बातें लिखी हैं। उसमें क्या लिखा है? समानता एवं स्वतंत्रता के बीच संबंध, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है सकारात्मक कार्रवाई। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका जो पाठ्यक्रम में जो समानता का बात कहा गया है तो उसमें तीन चीजें हैं। एक तो समानता के डायमेंशंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं। फिर उसमें समानता और स्वतंत्रता के बीच का संबंध है। और फाइनली जो उसमें तीसरी बात है वो है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसे लिखा गया है सकारात्मक कार्यवाही। तो एक बार जब आपने पाठ्यक्रम को देख लिया तो इसी समय हम इससे पूछे गए जो प्रश्न हैं उन पे भी एक हम सरसरी निगाह दौड़ा लेते हैं। और लास्ट में तो हम इन प्रश्नों की विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन शुरू में भी एक बार प्रश्न का देखना उचित रहेगा। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आप देखेंगे कि 2012 में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बीच अंतर पूछा गया है कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है और जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है तो उसके बीच में अंतर क्या है। तो अभी हम लोग जब समानता के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जो टर्म जो प्रश्न में पूछे गए हैं इनका अर्थ हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, उसमें है कि समानता का अभिप्राय न्यायोचित बर्ताव है न कि समान बर्ताव, ठीक है। कि इक्वलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट। तो जब भी हम समानता के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये देखा जाता है कि कहाँ तक वो इक्वल ट्रीटमेंट है और कहाँ तक वो फेयर ट्रीटमेंट है। तो ये सारे डिस्कशंस आगे होंगे, आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि 2014 में जो प्रश्न है कि किस प्रकार स्वतंत्रता समानता के लिए एक पूर्व शर्त है, समानता और स्वतंत्रता के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो अब आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है वो सीधे सीधे आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में उन्होंने एक्सक्लूसिवली मेंशन किया ही है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है। तो उसी पे इन्होंने ये प्रश्न बना दिया है। फिर एक और प्रश्न उन्होंने पूछा है 2012 में, जो है समान अवसर की व्यवस्था करने में पुष्टिकारी कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है पुष्टिकारी कार्रवाई, ये वही बात है जो आपके पाठ्यक्रम में जिसे सकारात्मक कार्य या सकारात्मक कार्रवाई के रूप में लिखा गया है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसका जो इंग्लिश का जो मीनिंग है वो है अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो चूंकि आपके पाठ्यक्रम में अफर्मेटिव एक्शन लिखा हुआ है तो इसलिए इन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया। और 2016 में भी जो इन्होंने प्रश्न पूछा है तो उसमें इन्होंने पूछा है सकारात्मक व्यवहार। एक तरीके से इस पर्टिकुलर वर्ड पे इन्होंने टिप्पणी करने की बात कही है, सकारात्मक व्यवहार। तो सकारात्मक व्यवहार का भी जो अर्थ है इंग्लिश में वो आप देखेंगे तो वो अफर्मेटिव एक्शन ही है। तो चूंकि आपके पाठ्यक्रम में ये शब्द लिखा हुआ है इसलिए उन्होंने इस पे सीधा इन्होंने सवाल पूछ लिया। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें या तो समानता से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे उन्होंने सवाल पूछा है, जैसे कि वो वाला प्रश्न कि भाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या इक्वलिटी ऑफ आउटकम में क्या अंतर है। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। या जो उन्होंने सवाल पूछे हैं तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया है कि जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा है, जैसे कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है, या अफर्मेटिव एक्शन जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा है तो उसको उन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब भी आप किसी प्रश्न को हिंदी में पढ़ते हैं और उसमें अगर आपको कोई ऐसा कोई टेक्निकल टर्म दिखाई पड़ता है तो उसका आप इंग्लिश जो वर्जन है उसको अवश्य देखें।
क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि एक ही शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। जैसे यहीं आप देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है पुष्टिकारी कार्यवाही और दूसरी जगह लिखा है सकारात्मक व्यवहार। तो पुष्टिकारी कार्रवाई और सकारात्मक व्यवहार, ये दो अलग अलग प्रश्नों में दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो अफर्मेटिव एक्शन ही है। अब पता चला कि आप पढ़ के गए सकारात्मक व्यवहार के बारे में और वहां पे आपने देखा कि पुष्टिकारी कार्रवाई, तो आप चक्कर में पड़ गए कि ये पुष्टिकारी की कार्रवाई क्या है, ये तो मैं जानता नहीं। लेकिन जब आप इंग्लिश उसका मीनिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जगह अफर्मेटिव एक्शन ही लिखा हुआ है, तो फिर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो आपके पाठ्यक्रम में चीज वही उन्होंने पूछा है। तो हिंदी में अगर किसी शब्द में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप अवश्य जो है उसका इंग्लिश जो वर्जन है वो अवश्य देखें। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि जब भी आप पाठ्यक्रम को देखते हैं, जब भी आप सिलेबस को देखते हैं, तो उसको इंग्लिश में भी देखें। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसको भी आप इंग्लिश में देखिए। तो एक आपकी हैबिट पड़ी रहेगी, जब आपकी वो आदत रहेगी तो फिर आप कभी भी एग्जाम में जाओगे तो वो उस हैबिट का आपको फायदा वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो यहां से फिर हम लोग आते हैं अपनी मुख्य बात पे, जो आपका टॉपिक है समानता, उसकी हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। समानता, तो देखिए सबसे पहले अगर हम समानता के बारे में कोई बात कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि समानता क्या है। तो समानता एक मूल्य है, समानता एक वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू का जो अर्थ है वो प्राइस के संदर्भ में नहीं है, कीमत के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक तरीके से मूल्य है। मूल्य का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है या जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तो जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ या जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि एक बेहतर समाज की संकल्पना के लिए कुछ मूल्य विकसित किए गए। बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि न्याय भी एक मूल्य है, स्वतंत्रता भी एक मूल्य है, अधिकारों को भी एक मूल्य माना जाता है। तो उसी तरीके से समानता को भी एक मूल्य के तौर पे देखा जाता है, एक वैल्यू है जिसको माना जाता है कि अगर हम बेहतर समाज स्थापित करना चाहते हैं तो उस समाज में क्या होना चाहिए, तो उस समाज में समानता होनी चाहिए। अब जब हम समानता के अर्थ को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप समानता के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो सबसे पहले ये आप बताने का प्रयास करें कि समानता का अर्थ क्या नहीं है। और जब आप ये बताते हैं कि समानता का अर्थ क्या नहीं है तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है ये बताना कि समानता का अर्थ क्या है। तो जब हम ये कहते हैं कि समानता का अर्थ क्या नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि देखिए समानता का जो अर्थ नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि समानता का अर्थ जो है एक रूपता है, या समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोगों के साथ हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार किया जाए। तो ये समानता का अर्थ नहीं है। समानता का अर्थ जो है वो सेमनेस नहीं है। समानता का अर्थ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि होमोजीनिटी नहीं है, कि सब कुछ जो है एक जैसा बना दिया जाए, सबको एक जैसा बना दिया है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में समानता होनी चाहिए, तो स्त्री और पुरुष के बीच में समानता होने का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री को पुरुष जैसा बना दिया जाए या पुरुष को स्त्री जैसा बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। वहां पे हम उनको एक करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक जैसा करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किस संदर्भ में हम समानता की बात कर रहे हैं, ये वहां पे आपको समझना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए, जब हम ये डिस्कस करने का प्रयास करते हैं या ये समझने का प्रयास करते हैं कि समानता का अर्थ क्या है, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके सामने ये सवाल उठ के सामने आता है कि आखिर समानता जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किस सेंस में है, यानी इक्वलिटी इन व्हाट सेंस, आप किस सेंस में, किस अर्थ में आप वहां पे समानता की बात कर रहे हैं। यानी जहां पे आप समानता की बात कर रहे हैं या समानता को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो किस रूप में आप समानता की बात कर रहे हैं या किस संदर्भ में आप समानता की बात कर रहे हैं। तो वहां पे समानता का वो जो एक पर्टिकुलर रूप होगा
पर्टिकुलर उसका एक फॉर्म होगा या एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि उसका एक संदर्भ होगा, तो वो संदर्भ और उसके जो फॉर्म है उसको पकड़ के ही आप समानता की बात कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे जो सिद्धांतकार हैं, बहुत सारे जो विचारक हैं, तो उन लोगों ने जब भी समानता की बात की तो उन्होंने अपने अपने तरीके से समानता को परिभाषित करने की बात की। तो ऐसे में जैसा कि सभी कॉन्सेप्ट्स में देखा जाता है कि कोई एक उसका रूप या कोई एक उसका रेफरेंस नहीं होता है, कोई एक उसका दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि उसके बहुत सारे दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले तो ये लिख लें कि समानता का अर्थ क्या नहीं है, और फिर ये देखें कि समानता के संदर्भ में जो विभिन्न जो दृष्टिकोण प्रचलित हैं वो कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, और उसी दृष्टिकोण को समझते हुए हम उसमें देखेंगे कि वो क्या पर्टिकुलर टर्म है, और उन टर्म्स को डिफाइन करते हुए ही हम समानता के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे जैसे कि हम लोग जब न्याय के बारे में पढ़ रहे थे, तो न्याय में भी हमने क्या किया कि जैसे आपके पाठ्यक्रम में तो रॉल्स के बारे में लिखा है या समुदायवाद के बारे में लिखा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि रॉल्स पे चर्चा करने के पहले या समुदायवादियों पे चर्चा करने के पहले हम लोगों ने इन जनरल न्याय के सिद्धांत को या न्याय के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। क्योंकि जब आप एक बार किसी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो जो पाठ्यक्रम में जो लिखी हुई चीज़ें हैं उससे आप बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी समानता के बारे में जो चीज़ें पाठ्यक्रम में आपकी लिखी हैं, तो उस पर डायरेक्ट आने के पहले हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम इन जनरल समानता का जो कॉन्सेप्ट है और उसके अंतर्गत जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है या इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि पाठ्यक्रम में लिखी बातों को समझना और उनको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं कि समानता क्या है। तो जो पहली बात मैंने कही आपसे कि समानता एक मूल्य है, और जब हम समानता को परिभाषित करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये समझने का प्रयास करते हैं कि समानता का अर्थ क्या नहीं है। तो इस संदर्भ में हम दो बातें करते हैं। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि इसका अर्थ एकरूपता नहीं है, और दूसरी बात हम यहीं पे करते हैं कि न तो इसका अर्थ प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करना है। ठीक है, और इन बातों को स्पष्ट करते हुए कि समानता का अर्थ न तो सेमनेस है, न तो एकरूपता है, और समानता का अर्थ न तो ये है कि आप सभी लोगों के साथ एक हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करें, वो चीज़ नहीं है। तो है क्या, तो आगे हम बात करेंगे कि देखिए जब भी हम उसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे तो परिभाषित करते समय वहाँ पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस खड़े होते हैं, जो हमने कहा कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये प्रश्न आ गया कि किस सेंस में वो आप बात कर रहे हैं, यानी किस रूप में आप बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो मूलभूत प्रश्न है वो क्या है। जो मूलभूत प्रश्न है, जो फंडामेंटल जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि इसमें भी आप दो बातें लिख सकते हैं कि समानता को किस रूप में देखा जाए, समानता को किस रूप में देखा जाए,
और दूसरी बात यहाँ पे ये की जा सकती है फंडामेंटल क्वेश्चन के रूप में कि समानता किस संदर्भ में हो। समानता किस संदर्भ में हो। समानता को किस रूप में देखा जाए और समानता किस संदर्भ में हो। तो जब ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि हम समानता को किस रूप में देखें या समानता को किस संदर्भ में देखें, तो जाहिर सी बात है कि जो अलग अलग सिद्धांतकार होंगे, अलग अलग विचारक होंगे, तो उनके अलग अलग अप्रोचेज निकल के सामने आ जाएंगे। तो वो जो अलग अलग अप्रोचेज हैं वो क्या है कि वो किस तरीके से वो समानता की बात करते हैं। तो जब आप अलग अलग अप्रोचेज देखते हैं और उन अप्रोचेज को आप कैटेगराइज करके सामने रखने का प्रयास करते हैं, तो मोटे तौर पे आप देखेंगे कि उसमें 4 अप्रोचेज निकल के सामने आते हैं। उसमें कुछ लोग बात करते हैं, वो फाउंडेशनल इक्वलिटी की बात करते हैं, जिसे आधारभूत समानता कहा जाता है। कुछ लोग जो है वो फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं, एक तरीके से औपचारिक समानता की बात करते हैं। कुछ जो लोग हैं वो आप कह सकते हैं कि वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, यानी अवसर की समानता की बात करते हैं। और कुछ जो लोग हैं वो जो है इक्वलिटी ऑफ आउटकम या प्राप्तियों की समानता की बात करते हैं। तो ये जो भी बातें हैं, जो भी टर्म हम आपके सामने बोल रहे हैं कि फाउंडेशनल इक्वलिटी या जैसे हमने कहा कि फॉर्मल इक्वलिटी, जैसे हमने कहा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या इक्वलिटी ऑफ आउटकम, तो ये जो शब्द हैं इनके क्या अर्थ हैं ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा कि प्रश्न भी है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम पे क्या अंतर है, इस पर उन्होंने प्रश्न भी बना रखा है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं समानता के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण। समानता के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण। तो वो क्या अलग अलग दृष्टिकोण है? तो मोटे तौर पे आप वहां पे देखेंगे कि 4 दृष्टिकोण है, जिसमें जो पहला है जिसे हम लिखते हैं आधारभूत समानता। आधारभूत समानता, या जिसे हम कह रहे हैं कि फाउंडेशनल इक्वलिटी, आधारभूत समानता। देखिए, आधारभूत समानता का अर्थ क्या है? आधारभूत समानता का अर्थ यह है कि जो अवधारणा ये मानती है कि मनुष्य जन्मतः समान है, जिसे हम कहते हैं बॉर्न इक्वल। ठीक है, अब ये जो फाउंडेशनल इक्वलिटी की बात करने वाले हैं, ये लोग किस नज़रिए से बात करते हैं? तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं से दार्शनिक नज़रिया होता है, कहीं ना कहीं से नैतिक नज़रिया होता है, कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि उसमें धार्मिक नज़रिया भी होता है। तो बहुत सारे लोग धार्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से या दार्शनिक दृष्टि से ये बात कहते हैं कि सभी मनुष्य क्या है? सभी मनुष्य समान है। और कुछ लोग कहते हैं कि सभी मनुष्य क्यों समान है? क्योंकि सभी मनुष्यों के भीतर एक जैसे मॉरल वैल्यूज हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य क्यों समान है? क्योंकि सभी मनुष्य इसलिए समान है क्योंकि सभी जो मनुष्य है वो एक ही ईश्वर की या ईश्वर की संतान है। तो जो वो वाली जो चीज है कि आप एक दार्शनिक नजरिए से, धार्मिक नजरिए से कह देते हैं कि मनुष्य समान क्यों है? क्योंकि सभी लोग जो है, सभी लोगों के अंदर ईश्वर का अंश है ना, सभी ईश्वर के बंदे हैं। तो इस तरीके की जो बात कही जाती है, तो वो बात ये साबित करती है कि लोगों के बीच में किस प्रकार की जो समानता है। तो वो लोगों के बीच जो समानता है वो फाउंडेशनल इक्वलिटी है। तो जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सारे संदर्भों को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम ये कहते हैं कि इस धरती पर रहने वाला हर मनुष्य समान है, क्यों समान है? क्योंकि सब मनुष्य हैं और सब एक जैसे, सब जो है एक ही ईश्वर की संतान है। तो इससे फिर
हम वो बात नहीं स्पष्ट कर पाएंगे कि समाज में क्या सामाजिक असमानता है, समाज में क्या आर्थिक असमानता है, समाज में किस तरीके से अमीर और गरीब के बीच की खाई है, उसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। हमारी बात तो सिर्फ यही खत्म हो जाएगी कि सब समान है क्योंकि सब ईश्वर की संतान है। तो फाउंडेशनल जो इक्वलिटी है वो एक का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक शुरुआती कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कुछ लोगों ने इस तरीके से बात की और अपनी जो भी उनके राजनीतिक विचार थे या जो भी उनकी दार्शनिक जो मान्यताएं थी उसमें उन्होंने इस चीज़ों को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम समानता के संदर्भ में बहुत सारे और दृष्टिकोण भी वहाँ पे हम देखते हैं। तो जो आधारभूत समानता है वो क्या मानता है, उसके बारे में हम कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख लें यहाँ पे कि वो ये मानता है कि जो मनुष्य है वो जन्मतः समान है। मनुष्य जन्मतः समान है, उसके जीवन के समान नैतिक मूल्य हैं, उसके जीवन के समान नैतिक मूल्य है। और तीसरी बात कि मनुष्यों के बीच कोई भेद नहीं है। मनुष्यों के बीच कोई भेद नहीं है। और ये जो लोग बात कह रहे हैं कि मनुष्यों के बीच कोई भेद नहीं है, तो ये बात कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि नैतिक, दार्शनिक या धार्मिक संदर्भ में ये बात कही जा रही है। जो हमने आपको कहा कि मनुष्य समान क्यों है, क्योंकि सभी एक ही ईश्वर की संतान है। मनुष्य समान क्यों है, क्योंकि सबके रगों में एक जैसा खून दौड़ता है। तो वो वाली जो बात कहते हैं डिफरेंट आप कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे मोटे तौर पे आप कहेंगे कि वो धार्मिक, दार्शनिक या नैतिक दृष्टि से वो बात कहते हैं वहाँ पे। तो फाउंडेशनल इक्वलिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ता है। वो दृष्टिकोण ये दिखाई पड़ता है जिसे हम कहते हैं औपचारिक समानता। औपचारिक समानता। तो औपचारिक समानता का दृष्टिकोण क्या कहता है? ये दृष्टिकोण ये कहता है कि कहीं ना कहीं से समाज में रहने वाले जो लोग हैं, समाज में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके भीतर जो है उनके एक समान अधिकार या उनकी एक जैसी उसमें पात्रता होती है। और ये जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं से एक फॉर्मल सेंस में कही जाती है कि लोगों के पास में एक जैसे अधिकार हैं या लोग एक जैसी चीज़ों के लिए पात्र हैं या लोगों के अंदर एक समान पात्रता है। तो ये जो बात कही जाती है वो एक फॉर्मल सेंस में कही जाती है। और जब हम इसको व्यवहार में देखते हैं तो व्यवहार में इस तरीके की जो समानता होती है तो उसके कई रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें राजनीतिक समानता भी दिखाई पड़ती है, उसमें कानूनी समानता भी दिखाई पड़ती है। तो कानूनी समानता का मतलब क्या हुआ कि आपने फॉर्मली ये कह दिया, आपने औपचारिक रूप से कह दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता। या जब आप पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि एक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक मत का एक मूल्य होना चाहिए। तो इस तरीके की जो बात आप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि ये फॉर्मल इक्वलिटी है, जिसमें आप मानते हैं कि लोगों के समाज में एक जैसे अधिकार होते हैं या जो लोग समाज में रहते हैं वो एक जैसी पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बात लिख दीजिए, ये जो औपचारिक समानता है, जो फॉर्मल इक्वलिटी है, ये व्यक्तियों की समाज में
उनके अधिकार व पात्रता से जुड़े औपचारिक स्थिति को दर्शाता है। औपचारिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जो बात मैंने आपको समझाई कि ये जो फॉर्मल जो इक्वलिटी है, ये सोसाइटी में लोगों के जो अधिकार हैं, उनकी जो पात्रता है, उनके एक तरीके से फॉर्मल स्टेटस को दर्शाता है और वहां ये बताने का प्रयास करता है कि देखिए सब समान है। तो जो वहां पे उन्होंने कह दिया कि विधि के समझ समानता, कानून की दृष्टि में सब समान है, तो ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है। फॉर्मल स्टेटमेंट हम क्यों इसको कह रहे हैं? फॉर्मल स्टेटमेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये बात जो कही गई, तो इस बात को जब आप व्यवहार में देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई पड़ते हैं। फॉर्मली तो हमने कह दिया कि कानून के समझ से सभी समान है, लेकिन जब आप सोसाइटी में जाके व्यवहार में देखने का प्रयास करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि पता चला कि कोई व्यक्ति है जिसका कि कोई बड़ा राजनीतिक रसूख है, या कोई बहुत पैसे वाला है, या आप कह सकते हैं कि जिसका जो है सिस्टम में पकड़ है, तो वो आप देखते हैं कि वो हो सकता है कि वो बड़ा से बड़ा अपराध करे और उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन वहीं पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत ठीक नहीं है, वो निर्दोष है, लेकिन उसको उठा के पुलिस जो है कह सकते हैं कि उसको उठा के जेल में डाल देती है। तो जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ अगर हम ये कह रहे हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, तो वो एक बड़ी फॉर्मल सी बात है। जैसे हमने कहा कि इक्वल जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, लोगों को एक जैसे राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स है, ज़्यादातर देशों में आप देखेंगे जो पॉलिटिक्स है वो हर आदमी नहीं कर सकता। फॉर्मल तरीके से तो कह दिया गया कि आपके पास में सभी तरीके के पॉलिटिकल राइट्स हैं, हर आदमी के भीतर जो पॉलिटिकल राइट्स है वो समान है, हर आदमी जो है मत दे सकता है, हर आदमी जो है चुनाव लड़के पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या आप सोचें कि क्या अमेरिका में रहने वाला जो प्रत्येक नागरिक है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से वहां पे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता था? नहीं लड़ सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि वो बिजनेस घराने से जुड़े हुए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी आर्थिक हैसियत है। तो अपनी बड़ी आर्थिक हैसियत के कारण ही उन्होंने एक मैसिव पॉलिटिकल कैंपेन चलाया और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो वो स्थिति हर देश में है। तो ये फॉर्मली कह देने से कि पॉलिटिकल इक्वलिटी है, तो वो हो सकता है कि व्यवहार में वो उन सारे पहलुओं को न दिखाए जो एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी भी सोसाइटी के जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको वहाँ पे वो न दिखाए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि जो औपचारिक समानता है उसके अंतर्गत हम लोग कुछ बातें लिख लें कि जो औपचारिक समानता की जो अभिव्यक्ति है, औपचारिक समानता की अभिव्यक्ति वो किन रूपों में होती है? तो इन जनरल हमने कहा कि कानूनी समानता या राजनीतिक समानता। कानूनी समानता का अर्थ क्या हुआ? अगर हम बात करें कानूनी समानता का अर्थ क्या हुआ, तो आपने कहा कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और जब आप कहते हैं राजनीतिक समानता, तो राजनीतिक समानता का मतलब क्या होता है? मोटे तौर पे आप कहते हैं कि सार्वभौम मताधिकार, या जिसे हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी कहते हैं, सार्वभौम मताधिकार कि सभी को मत देने का अधिकार है,
या सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, तो हम कहते थे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इन जनरल वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार ही होता है, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया सार्वभौम मताधिकार, जिसके अंतर्गत प्रायः क्या देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं एक व्यक्ति एक मत, वन मैन वन वोट, और एक मत एक मूल्य, वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू, कि हर आदमी को एक मत देने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति जो मत देता है तो सबके मतों का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो बराबर है। तो उसको दो अलग अलग टर्म में डिफाइन कर देते हैं कि वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, तो ये राजनीतिक समानता की बातें हैं। तो मैंने कहा कि ये जो कानूनी समानता या राजनीतिक समानता है, इसको फॉर्मल इक्वलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉर्मल जो स्टेटस है, चाहे वो लीगल फॉर्मल स्टेटस हो या फॉर्मल जो पॉलिटिकल स्टेटस हो, उसी को दर्शाता है। लेकिन जब आप समाज के गहराई में जाके चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको लगता है कि जो बात फॉर्मली कही जा रही है वो समाज को पूरी तरीके से वो अभिव्यक्त नहीं कर रही हैं। चाहे हम लोगों की जब हम व्यवहार में जाके लोगों की जो पॉलिटिकल हैसियत है या लोगों का जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि हायरार्कीज दिखाई पड़ती हैं। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि उसमें एक तरीके से उसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे उसमें हमें डोमिनेंस दिखाई पड़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, जो बात आप किसी भी उदाहरण से देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फॉर्मली कहेंगे तो हम कहेंगे कि भारत में सबके जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट है। तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सभी लोगों को एक समान मत देने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये बात तो हम फॉर्मली कह रहे हैं ना आपसे, लेकिन जब आप व्यवहार में जाके देखेंगे तो फिर आप जाके वहां पे देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो अभी भी जो है स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाती। परिवार में जो पुरुष सदस्य है, जो परिवार के मुखिया पुरुष है, वो कहीं ना कहीं से उनको जो है एक तरीके से डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है। तो उस कंडीशन में जो बात हम फॉर्मली कह रहे हैं कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट है, सबको मत देने का अधिकार है, सबके मत का मूल्य समान है, तो वो तो एक फॉर्मल स्टेटमेंट हुआ जो उन व्यवहारिक जो परिस्थितियां हैं उसको वो परिभाषित नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी जो समानता के संदर्भ में दृष्टिकोण है उसे कहा जाता है अवसर की समानता। अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आप कुछ बातें लिख लें, फिर मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। पहली बात इसमें लिख लें कि सभी के लिए प्रस्थान बिंदु समान। सभी के लिए प्रस्थान बिंदु समान। प्रस्थान बिंदु का मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट, कि सभी के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो समान है। सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, एक दो बातें और लिख लें, फिर मैं एक साथ स्पष्ट कर देता हूं कि जो अवसर की समानता है ये अवैध मानती है किस बात को, कि असमान सामाजिक व्यवहार के कारण
असमानता हो तो। आप लिख लें, फिर मैं इसका अर्थ स्पष्ट करता हूं। और अवसर की समानता वैध मानती है किस बात को वैध मानती है कि योग्यता के आधार पे, या योग्यता के साथ कुछ और बातें लिख लीजिए, योग्यता प्रतिभा या इच्छा के आधार पर असमान वितरण देखिए, पहली चीज तो मैंने कहा कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो क्या मानती है, या उसका क्या मानना है, वो मानती है कि समाज में सभी लोगों के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो समान है। सभी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट समान है और सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, सभी के लिए अवसर खुले हैं, हर चीज सभी के लिए उपलब्ध है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सब एक स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और किसी के मामले में कोई अननेसेसरी की रुकावट वहां पे खड़ी नहीं की जाती। तो देखिए, ये भी एक तरीके से ये माना जाता है कि ये जो समानता है ये भी कहीं ना कहीं से एक तरीके से ये एक जो कॉन्सेप्ट है, जो आप कह सकते हैं कि जो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो उदारवाद का कॉन्सेप्ट है, और खास तौर पे आप कहते हैं कि जो प्रारंभिक उदारवाद का कॉन्सेप्ट है, उससे जुड़ा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान है, जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं। तो हाँ, अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो गलत है। जो बात हमने आगे लिखी कि ये किन चीज़ों को अवैध मानता है, किन चीज़ों को वैध मानता है, तो अवैध वहाँ मानेगा कि जहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, लोगों के साथ भेदभाव करेंगे। कैसा भेदभाव? कि जैसे आपने कह दिया कि फला धर्म के लोगों को तो नौकरी मिलेगी लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने इस बात को कह दिया तो ये चीज़ कहेंगे कि नहीं, ये चीज़ इनवैलिड है। या आप कहेंगे कि फला जाति के लोगों को नौकरी मिलेगी और फला जाति के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। या आप कहेंगे कि वो कहेंगे कि पुरुषों के लिए तो दरवाजे खुले हैं लेकिन महिलाओं के लिए दरवाजे बंद हैं। तो बहुत सारी सोसाइटी में आप देखते हैं कि पुरुषों को तो बहुत सारे अधिकार होते हैं लेकिन महिलाओं को वो सारे अधिकार नहीं होते। तो फिर अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे, अवसर की समानता के नज़रिए से देखेंगे, तो वो कहेंगे देखिए ये जो बात है ये इनवैलिड है, ये बात अवैध है, इसको हम नहीं स्वीकार करते। लेकिन वैध वो किस चीज़ को मानते हैं कि वो कहेंगे कि देखिए, अगर समाज में किसी व्यक्ति ने अगर अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपनी इच्छा से अगर उसने मेहनत की और उसने बहुत कुछ हासिल किया, तो जाहिर सी बात है कि संसाधनों के वितरण में उसके पास में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। वो ज़्यादा पैसा कमा लेगा, ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद लेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज अपने पास में इकट्ठा कर लेगा। तो अगर ऐसा उसने अपनी क्षमता, योग्यता या अपनी इच्छा से किया है, तो फिर कहेंगे कि अगर वो बाकी लोगों की तुलना में अगर वो आपको अमीर दिखता है, बाकी लोगों की तुलना में अगर वो संपत्तिशाली दिखता है, तो ये क्या है? तो कहेंगे कि ये देखिए ये वैध है, ये गलत नहीं है। गलत ये है कि हमने कह दिया कि ये लोग कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। यानी हमने कहीं ना कहीं से समाज में जो है, समाज में हमने जो है लोगों के साथ में हमने एक तरीके से असमान उनका ट्रीटमेंट किया कि देखिए आपके लिए तो दरवाजे खुले हैं और बाकी लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, दरवाजे सबके लिए ओपन खुले हैं, ट्रैक सबके लिए समान है, स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, सभी लोग ट्रैक पे बराबरी से दौड़ेंगे, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट समान है। अब उसमें कौन क्या हासिल करता है, कौन क्या प्राप्त करता है, कौन जीतता है, अगर वो जीता, उसने हासिल किया, उसने चीज़ों को कमाया, उसने संसाधनों को जुटाया, तो वो उसने कैसे जुटाया? क्योंकि उसके अंदर क्षमता थी, उसके अंदर योग्यता थी, उसके अंदर प्रतिभा थी और उसके अंदर ऐसा करने की विल पावर थी।
ऐसा नहीं कि हर आदमी के अंदर वो विल पावर हो, विल पावर भी अलग अलग होती है। बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि बहुत सारा संपत्ति कमाए, बहुत सारा धन कमाए, बहुत सारा संपदा कमाए, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय या उदासीन अवस्था में पड़े रहते हैं। तो वहां पे फिर आप कहेंगे कि देखिए, जिसके अंदर विल पावर थी, जिसके अंदर क्षमता प्रतिभा थी, उसने कमाया, उसने चीजों को खड़ा किया, उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, तो वो चीज आप जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, वो चीज तो सही है, वो वैध है। लेकिन हाँ, अगर हम अवसर की समानता के संदर्भ में कुछ लोगों के लिए नियम बना दे कि नहीं, इनके लिए तो दरवाजे खिले, इनके लिए दरवाजे बंद है, कुछ लोगों के लिए दरवाजे खुले, कुछ लोगों के दरवाजे बंद है, तो ये चीज अवैध होगी। तो इस तरीके से आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। अब लास्ट में आप देखें कि जो चौथा जो इसका जो दृष्टिकोण है समानता के संदर्भ में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसे हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ आउटकम, यानी प्राप्तियों की समानता, इक्वलिटी ऑफ आउटकम। तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम के बारे में एक दो बातें आप लिख लें पहले, कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि आय, धन, संपदा, या अन्य सामाजिक वस्तुओं का समान वितरण हो, और इसी में एक बात और लिख लें कि प्राप्तियों की समानता की अभिव्यक्ति सामाजिक समानता के रूप में देखी जाती है। एक बात और लिख लें कि ये जो प्राप्तियों की समानता है, ये संसाधनों के वितरण में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। ये जो प्राप्तियों की समानता है, जिसे हम इक्वलिटी ऑफ आउटकम कह रहे हैं, तो ये जो बेसिकली इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर हमको समानता को देखना है तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, कि सबके लिए प्रस्थान बिंदु समान है, बल्कि हम ये देखेंगे कि जो समानता है, तो वो जो समानता हम जिस संदर्भ में देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो अंतिम परिणाम है, जो एंड रिजल्ट है, वो किसके किसके हित में है, उसमें किसको क्या लाभ मिलता है, उसमें किसको क्या हिस्सेदारी मिलती है। तो ये जो मैंने कहा कि आप यहाँ पे अंतर करके इसको समझें कि जो लोग बात करते हैं एक तरीके से अवसर की समानता की, तो वहां पे तो वो कहते हैं कि आप ये देखो कि सबके लिए एक जैसा वहां पे उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, सबके लिए एक जैसा धरातल है, ठीक है, सबके लिए एक जैसे नियम कायदे कानून है। लेकिन जब आप इक्वलिटी ऑफ आउटकम की बात करेंगे, यानी प्राप्तियों की समानता की बात करेंगे, तो वहां पे फिर ये बात नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि जो अंतिम परिणाम है, जो एंड रिजल्ट है, वहां पे हम देखेंगे कि किसको क्या मिला,
ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम इक्वलिटी ऑफ आउटकम कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से ये किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है, ये कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि ये आपके सामाजिक समानता के रूप में ये रिफ्लेक्ट होता है। कहीं ना कहीं से यही जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से भी जुड़ता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो सामाजिक समानता के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो फिर वही बात करेगा जो बात जो है सामाजिक न्याय के संदर्भ में कही जाती है कि संसाधनों के वितरण में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। हम तो ये देख रहे हैं कि किसको क्या मिला, हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या चीज़ें फॉर्मली आपने नियम बना रखे हैं, क्या आपने फॉर्मल रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, ये नहीं, क्या प्रक्रिया है हम वो नहीं देख रहे हैं, हम प्रोसेस नहीं देख रहे हैं, हम जो फॉर्मल जो नियम कायदे कानून है हम उसे नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि समाज में लोगों को अंतिम रूप से क्या मिल रहा है, अंतिम जो लाभ है उसमें उनकी क्या हिस्सेदारी है। तो इस नजरिए से जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से फिर सोसाइटी के वो सारे डायमेंशंस निकल के सामने आते हैं कि आप कहेंगे कि देखिए समाज में असमानता है, समाज में भेदभाव है, समाज में हायरार्की है, समाज में कुछ लोगों का डोमिनेंस है, तो वो सारी चीजें वहां पे निकल के सामने आती हैं। तो ये जो सामाजिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है, या एक तरीके से जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम का जो कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट से जुड़ के फिर आप हर चीज को देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ के फिर आप न्याय को देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ के फिर आप स्वतंत्रता को देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ के आप कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि लोगों के अधिकारों को देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इलेबरेट किया गया। तो हम आगे चल के जो सामाजिक समानता या जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस पे आगे चल के अभी हम और इस पे बात करेंगे, और इसके पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं वो क्या तर्क देते हैं, या इसके जो खिलाफ जो लोग तर्क देते हैं वो क्या तर्क देते हैं। तो इस पे हम आगे और बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आपके एग्जाम में सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो उस पर और आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और कैटेगराइजेशन की बात करें, जो डिफरेंट अप्रोचेस का जो कैटेगराइजेशन है, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको व्यक्त किया है। मैंने इसको उस मैनर में आपके सामने रखा है कि जिसमें लगभग सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाए। नहीं तो करने को तो बहुत सारे लोगों ने ये सारी बातें कही हैं, जैसे कि डेविड मिलर है, अब उन्होंने भी कैटेगराइजेशन किया कि भाई समानता का मतलब क्या है। तो डेविड मिलर ने क्या कहा कि उन्होंने दो तरीके से कैटेगराइजेशन किया। उन्होंने कहा कि एक तो जो है प्रक्रिया की समानता है और एक परिणाम की समानता है। यानी उन्होंने भी कहा कि एक प्रोसीजरल इक्वलिटी है या इक्वलिटी ऑफ प्रोसीजर्स है, और एक उन्होंने कहा कि जो इक्वलिटी है वो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है। तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको कैटेगराइज किया है, लेकिन मैंने मोर और लेस जो ये अभी मैंने आपको 4 बिंदु बताए हैं, तो उसमें हमने लगभग सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। बल्कि आप चाहें तो यहाँ पे डेविड मिलर का संदर्भ लिख लें, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसका अर्थ भी आप समझ लें कि जो डेविड मिलर हैं इन्होंने समानता के संदर्भ में 2 दृष्टिकोणों की बात की। इन्होंने समानता के 2 दृष्टिकोण बताए। क्या क्या बताया? पहला तो इन्होंने बताया प्रक्रिया की समानता, और दूसरा इन्होंने बताया प्राप्तियों की समानता। तो जो प्रक्रिया की समानता है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो प्रक्रिया हो वो नियम आधारित हो, जो प्रक्रिया हो वो नियम आधारित हो, जो प्रक्रिया हो वो पारदर्शी हो, जो प्रक्रिया हो उसमें योग्यता या क्षमता का सम्मान हो। और जो लोग प्राप्तियों की समानता की बात करते हैं वो क्या कहते हैं
वो ये कहते हैं कि कृत्रिम असमानता को देखते हुए, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो इनइक्वलिटी है, कृत्रिम असमानता को देखते हुए अंतिम परिणाम में सभी के लाभ सुनिश्चित हो, सभी के लाभ सुनिश्चित हो। ठीक है, तो देखिए ये लगभग वही बात है जिस तरीके की बातें हमने न्याय के संदर्भ में की थी। जब हम लोग न्याय के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहां भी हमने कहा था कि एक प्रोसीजरल जस्टिस होता है, एक सब्सटेंसिव जस्टिस होता है। जो प्रोसीजरल जस्टिस होता है तो वो कहता है कि प्रक्रिया में क्या होना चाहिए कि प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, प्रक्रिया में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर सबके लिए सेम है। 100 मीटर की रेस है तो सबके लिए नियम कायदे कानून एक जैसे हैं, सेम है। अगर आप आईएएस के एग्जाम बैठ रहे हैं तो सबके लिए नियम कायदे कानून सेम है। तो इस तरीके की जो बात करते हैं कि सबके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए एक जैसे नियम कायदे कानून होना चाहिए, प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए, प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, उस प्रक्रिया में किसी के साथ में कि कोई भेदभाव न किया जाए। तो इस तरीके से जो बात करते हैं तो वो कहा जाता है कि वो एक तरीके से वो प्रक्रिया की समानता की बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्राप्तियों की समानता की बात कर रहे हैं ये उसी तरीके से जैसे जो लोग सब्सटेंशियल जस्टिस या तात्विक समानता की बात करते हैं कि वो ये देखते हैं कि नहीं, अंतिम परिणाम में किसको क्या मिला। और अंतिम परिणाम में वो कहते हैं कि ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सोसाइटी में क्या है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं से आर्टिफिशियल इनइक्वलिटी है, सोसाइटी में कहीं ना कहीं से कृत्रिम असमानता है। वो असमानता आप कह सकते हैं कि वो नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं है, वो जो असमानता है वो कहीं ना कहीं से कृत्रिम असमानता है। तो वो जैसे कि आप उदाहरण ले लें, जैसे कि अगर आप भारत के समाज का उदाहरण ले लें तो जैसे आप कह सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था में क्या किया गया कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके की बातें प्रचलन में लाई गई कि जिससे कहीं ना कहीं से समाज को जातियों में बांट दिया गया और उसमें कहा गया कि ये देखिए उच्च जातियां हैं और ये दलित जातियां हैं, ये निम्न जातियां हैं। तो कहीं ना कहीं से वो जो चीज एक सोसाइटी में जो एक आर्टिफिशियली उस चीज को क्रिएट कर दिया गया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो दलित जातियां थीं वो ज्यादातर उस कंडीशन में चली गई जहां की वो समाज की मुख्यधारा से, समाज के जो विकास के जो लाभ से उससे वो वंचित होते चले गए। या जैसे आप महिलाओं को उदाहरण ले लें कि महिलाओं को बहुत सारे कारणों की वजह से सोसाइटी में उस कंडीशन में डाल दिया गया कि वहां पे फिर वो उस स्फीयर में चली गई, उस दायरे में चली गई, उस चार दीवारी में चली गई कि फिर वो आप कह सकते हैं कि वो सभी क्षेत्रों में पिछड़ती चली गई। तो ये किस वजह से हुआ? ये कोई नेचर ने नहीं किया, ये कोई प्रकृति ने नहीं किया। प्रकृति ने कुछ लोगों को आप कह सकते हैं अगड़ा और कुछ लोगों को पिछड़ा नहीं बनाया। प्रकृति ने किसी को सवर्ण या किसी को दलित नहीं बनाया। प्रकृति ने अगर बनाया भी, जैसे कि आप कहेंगे कि प्रकृति ने पुरुष को अलग तरीके से बनाया, स्त्रियों को अलग तरीके से बनाया, तो हो सकता है कि अगर प्रकृति ने बनाया भी तो वो इतना मैटर नहीं करता है कि जितनी की हमें समाज में खाई दिखाई पड़ती है या जितना कि हमें समाज में गैप दिखाई पड़ता है। जो आप कहते हैं कि अगर एक महिला अगर किसी उच्च पद पे पहुंच सकती है या एक महिला आप कह सकते हैं कि वो किसी ऐसी जगह जा सकती है जहाँ पे कि वो किसी टॉप पे हो, चाहे वो बिजनेस हाउस हो, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कोई बड़ा पद हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो इसका मतलब है कि बाकी महिलाएं भी जा सकती हैं अगर उन्हें वहाँ पे उस तरीके से प्रमोट किया जाए या उनको एक तरीके से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो ये जो प्राप्तियों की जो समानता की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि चूंकि सोसाइटी में जो असमानताएं हैं वो आर्टिफिशियल हैं, चाहे वो जातियों की वजह से हो या लैंगिक भेद की वजह से हो, ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हैं। तो चूंकि ये आर्टिफिशियली जो इनइक्वलिटीज हैं वो सोसाइटी में रही हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि अंतिम परिणाम में सभी के लाभ सुनिश्चित है या नहीं है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जो हमने अभी तक आपसे बात की तो उसमें हमने जो समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो
कितने रूपों में है, कितने संदर्भों में है, उसके क्या अप्रोचेज हैं, तो हमने उसको अलग अलग करके बताया। हमने आपको बताया कि ताकि आप उन शब्दावली को समझ जाए, आप ये समझ जाए कि फाउंडेशनल इक्वलिटी क्या है, आप ये समझ जाए कि फॉर्मल इक्वलिटी क्या है, आप ये समझ जाए कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, और आप ये समझ जाए कि इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या है। यानी आप समझ जाए कि क्या आधारभूत समानता है, क्या औपचारिक समानता है, क्या अवसर की समानता है, और क्या प्राप्तियों की समानता है। तो वो जो चार हमने अप्रोचेज बताए, और फिर हमने अलग से डेविड मिलर का भी उदाहरण दिया। मैंने आपको बताया कि ऐसा बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया है, तो मैंने डेविड मिलर का भी जिक्र कर दिया कि उन्होंने भी दो तरीके से कैटेगराइज किया। कि एक और वो बात करते हैं प्रक्रिया की समानता की, जिसमें कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, एक जैसी पारदर्शी प्रक्रिया हो सभी के लिए, जिसमें कि योग्यता और क्षमता का सम्मान किया जाए। और दूसरी ओर वो बात करते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, एंड रिजल्ट को देखा जाना चाहिए, जो आउटकम है उसको देखा जाना चाहिए, जो परिणाम को देखा जाना चाहिए कि उसमें सबका लाभ सुनिश्चित है या नहीं। और ऐसा देखा जाना इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या है, तो सोसाइटी में आर्टिफिशियल इनइक्वलिटी है, सोसाइटी में कृत्रिम असमानता है। अगर जातियों की व्यवस्था के कारण अगर समाज में हमें असमानता दिख रही है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच में अगर हमें असमानता दिख रही है, तो ये प्राकृतिक कारणों से उतना नहीं है जितना कि आप कह सकते हैं कि वो सामाजिक कारणों से है, सांस्कृतिक कारणों से है, धार्मिक कारणों से है, जो क्या है, जो कृत्रिम है, जो आर्टिफिशियल है, जो एक तरीके से मनुष्यों के द्वारा वो चीजें निर्धारित की गई हैं, वो प्रकृति ने निर्धारित नहीं की गई हैं, तो वो कृत्रिम है। तो अगर आर्टिफिशियल इनइक्वलिटी ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ आई है, तो हमें उसे ध्यान में रखते हुए अभी अगर हम समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो एंड रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, जो संसाधन है, उसमें सबकी जो भागीदारी है, सबका जो लाभ है, वो सुनिश्चित हो, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करने के बाद अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो समानता की जो अवधारणा है, इसका किस तरीके से विकास हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि समानता की अवधारणा का किस तरीके से विकास हुआ। समानता की अवधारणा का विकास। देखिए, मोटी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है आधुनिक काल में ये कॉन्सेप्ट आकार लेता है। तो आप पूछेंगे कि पहले की क्या चीजें थी। तो पहले की अगर आप चीज़ों की बात करेंगे, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि अगर आप एंशिएंट पीरियड को देखेंगे या मिडिवल पीरियड को देखेंगे, यानी अगर आप प्राचीन और मध्यकाल को देखेंगे, तो प्राचीन और मध्यकाल में क्या था कि वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं से असमानता को, या समाज में कोई हायरार्की है, कोई पद सोपानी व्यवस्था है, तो उसको वो लोग जस्टिफाई करते थे। प्राचीन और मध्यकालीन समय में प्रायः मैंने इन जनरल कहा कि इन जनरल लोग जो है असमानता को कहीं ना कहीं से उचित मानते थे। लेकिन जब हम मॉडर्न एज में पहुंचते हैं, तो मॉडर्न एज में आप देखेंगे जब समानता का कॉन्सेप्ट आया, तो समानता के कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। हालांकि वहां पे जो दृष्टिकोण आया वो एक दूसरे के राइवल दृष्टिकोण भी थे। ऐसा नहीं था कि सारे दृष्टिकोण एक जैसे थे। जो अभी आपने पहले देखा कि जो दृष्टिकोण थे मॉडर्न एज में, वो अलग अलग दृष्टिकोण हुए, लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की। और वो जो दृष्टिकोण आधुनिक काल में आए, तो उसमें एक दृष्टिकोण की जो बातें हैं वो दूसरे दृष्टिकोण के खिलाफ भी गई। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ये जो बातें हुई, ये मॉडर्न इरा में या मॉडर्न एज में वो ज़्यादा हुई। एंशिएंट और मिडिवल में आपने देखा, जैसे आप उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए आप प्लेटो को उदाहरण ले लें, तो प्लेटो क्या बात करता है। प्लेटो एक तरीके से समाज में ये कहता है कि लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ होते हैं, अलग अलग तरीके के गुण होते हैं। तो उन्होंने गुणों के आधार पे उसने क्या किया कि उसने सोसाइटी को कैटेगराइज कर दिया कि भाई कुछ लोग हैं जो शासक हैं, कुछ लोग हैं जो सैनिक हैं, कुछ लोग हैं जो उत्पादक हैं। तो इस तरीके से जब कैटेगराइज कर दिया गया कि कुछ लोग शासक बनने के लायक हैं, कुछ सैनिक बनने के लायक हैं, कुछ उत्पादक बनने के लायक हैं, तो वो कैटेगराइजेशन हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं से असमानता पे मोहर लगा दी।
या जैसे भारतीय समाज का आप उदाहरण देखेंगे तो भारत के समाज में अगर अगर जो है वर्णों का कॉन्सेप्ट आया जो आगे चल के जाति के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गया कि भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो कहीं ना कहीं से वो जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के जो कॉन्सेप्ट आए तो उसमें भी आप देखते हैं कि फिर कहीं ना कहीं से समाज में क्या हो गया, तो समाज में कहीं ना कहीं से असमानता को उन्होंने एक तरीके से जस्टिफाई कर दिया। असमानता को एक तरीके से उन्होंने उसमें मोहर मार दी कि हाँ भाई ये सोसाइटी में तो असमानता ये रहेगी इस तरीके से, क्योंकि इसकी वजह है ये। या और भी उदाहरण आप देख लें, जैसे प्राचीन राजनीतिक जो विचारक हैं और उसमें जो प्रमुख एक विचारक है एरिस्टोटल, अरस्तु आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो एरिस्टोटल क्या करता है कि वो दासता को उचित ठहराता है। वो एक तरीके से स्लेवरी के पक्ष में तर्क देता है कि जो दास प्रथा है वो सही है। हाँ, यद्यपि उसका वो एक खास संदर्भ में बात करता है, वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो स्लेवरी को उचित ठहराता है। और दुनिया में आप देखेंगे जो शुरू में जो भी व्यवस्थाएं थी प्राचीन काल में, मध्यकाल में, तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था या जो सोसाइटी का सिस्टम था कि अगर आप देखेंगे कि अगर मोनार्की थी यानी राजा का शासन था या सामंतशाही थी, फ्यूडलिज्म था, तो राजा का शासन और सामंतों के शासन को आप क्या कहेंगे कि वो समानता के सिद्धांतों को मानते थे। जहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि राजा का बेटा राजा, और जहां आप मानते थे कि जो सामंत है वो एक तरीके से लैंडलॉर्ड्स है और उनका एक होल्ड है, उनकी एक पकड़ है, उनका संपदा पे हर चीज पे नियंत्रण है। तो जो फ्यूडल या लॉर्ड्स हुआ करते थे तो वो तो कहीं ना कहीं से वो जो व्यवस्थाएं थी तो वो कहीं ना कहीं से ये दर्शा देती थी कि अगर जो फ्यूडल है उनके पास में प्रिविलेज है, जो लॉर्ड्स हैं, जो सामंत हैं, उनके पास में प्रिविलेज है, उनके पास में जो क्या है, तो उनके पास में विशेषाधिकार है, और आम लोगों के पास में वो विशेषाधिकार नहीं है। जमींदारों के पास विशेषाधिकार है लेकिन आम जो व्यक्ति है उसके पास में वो विशेषाधिकार नहीं है। तो चाहे वो राजशाही की व्यवस्था रही हो, चाहे वो सामंतशाही की व्यवस्था रही हो, तो उसमें तो देखिए समानता का कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं। वो जो है खुले तौर पे आप कह सकते हैं कि वो असमानता को सही ठहराने वाली वो व्यवस्थाएं थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब आप मॉडर्न एज में पहुंचते हैं, जब आप आधुनिक काल में पहुंचते हैं, तो आधुनिक काल में लोगों ने अलग अलग तरीके से समानता की बात की। यद्यपि हमने कहा कि उनके दृष्टिकोणों में भी आपस में क्या थी, उनके दृष्टिकोणों में भी आपस में भिन्नता थी। ठीक है, तो अवधारणा के विकास के संदर्भ में जो पहली बात आप लिखेंगे कि प्राचीन व मध्यकाल में, प्राचीन व मध्यकाल में, तो प्राचीन व मध्यकाल में क्या था, हमने कहा कि प्रायः असमानता को क्या मानते थे कि असमानता जो है वो प्राकृतिक है, ऐसा मानते थे वो कि जो इनइक्वलिटी है वो नेचुरल है। जैसे हमने प्लेटो को उदाहरण दिया तो वो कहता है कि मनुष्य के भीतर 3 ही प्रकार के गुण होते, वो प्राकृतिक रूप से होते, वो स्वाभाविक रूप से होते, उसी गुण के आधार पर समाज में 3 वर्ग हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से जो असमानता है उसको प्राकृतिक तरीके से उसको वो जस्टिफाई कर रहा है। तो वही बात हमने कहा कि पहले माना जाता भाई राजा का बेटा राजा, तो अगर प्राचीन काल में लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, राजा का बेटा ही राजा होगा, आम आदमी राजा नहीं होगा। तो इस तरीके की जो बात करेंगे तो हमने कहा कि ये कहा गया कि जो प्रायः जो असमानता को प्राकृतिक मानते थे, और एक तरीके से आप कह सकते हैं एक जो शब्द होता है अपरिहार्य, यानी एक तरीके से वो इनइविटेबल है, यानी नेचुरल है और इनइविटेबल है, प्राकृतिक है और अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। अगर राजा का बेटा राजा है तो आप इस सिद्धांत को आप बदल नहीं सकते। जो फ्यूडल है, जो लॉर्ड्स हैं, जो सामंत हैं, जो जमींदार हैं, अगर उनके पास में विशेषाधिकार है तो आप उस चीज को बदल नहीं सकते, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो उनके पास रहेगा। तो वही हमने कहा कि वो मानते थे कि जो असमानता है वो प्राकृतिक है और अपरिहार्य है, इनइविटेबल है। ठीक है, और जो मैंने आपको उदाहरण दिया प्लेटो और एरिस्टोटल का, वो उदाहरण भी आप यहां पे लिख सकते हैं कि प्लेटो व अरस्तु में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं कि प्लेटो ने क्या किया
प्लेटो जो है 3 गुण या 3 वर्ग की बात करता है। अरस्तु क्या करता है, वो दास्ता का समर्थन करता है। ठीक है, या जैसे वो वाली जो हमने आपसे बात की कि अगर आप प्राचीन या मध्यकाल में जो राजतंत्र की व्यवस्था थी वह सामंतशाही की जो व्यवस्था थी, ये असमानता को उचित मानती थी, उसको जस्टिफाइड मानती थी और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जब आप आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो आपको कई अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। तो आप लिखिए कि आधुनिक काल में एक तरीके से आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो समानता व असमानता के समर्थकों में संघर्ष देखने को मिलता है कि जो लोग असमानता के समर्थक थे, चाहे वो राजा के समर्थक हो या सामंतों के समर्थक हो, और जो लोग आम जन के हित में बात कर रहे थे कि आम जन के हित में समाज में समानता होनी चाहिए, तो उनके बीच में आपस में क्या हुआ, उनके बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, और फिर आप इसी में लिखेंगे कि आधुनिक काल में अनेक दृष्टिकोण उभर कर सामने आए जिसमें भिन्नता थी। कोई एक दृष्टिकोण उभर के सामने नहीं आया। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे, चाहे वो फाउंडेशनल इक्वलिटी हो, चाहे वो फॉर्मल इक्वलिटी हो, चाहे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो या इक्वलिटी ऑफ आउटकम हो, तो ये अलग अलग अप्रोच है। किसी ने प्रक्रियात्मक समानता की बात की, किसी ने परिणामों की समानता की बात की, तो ये अलग अलग अप्रोच है। और ये कहा गया कि इन अप्रोचों में आपस में क्या है, तो इन अप्रोचों में आपस में भिन्नता भी है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपका जैसे अवसर की समानता की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अवसर की अगर आप समानता की बात कर रहे हैं, तो अवसर की समानता में क्या होगा कि आप योग्यता का सम्मान करने की बात करेंगे। तो अवसर की समानता में अगर आप योग्यता के सम्मान करने की बात करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली जो उसका जो परिणाम निकल के सामने आएगा, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्राप्तियों की असमानता के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो समानता के संदर्भ में जो भिन्न भिन्न जो दृष्टिकोण है जो निकल के सामने आए, तो वो दृष्टिकोण एक दूसरे के खिलाफ भी चले जाते हैं। कि आप अवसर की समानता की बात करेंगे कि सबके लिए अवसर समान है, तो फिर आप कहेंगे कि उसमें हमें योग्यता का सम्मान करना चाहिए। तो योग्यता का सम्मान अगर आप करेंगे, तो जो प्राप्तियां निकल के सामने आएंगी, तो उसके परिणाम सबके पक्ष में अलग अलग हो जाएंगे। तो एक तरीके से प्राप्तियों की क्या हो जाएगी, तो प्राप्तियों की वहां पे आप देखेंगे कि तो असमानता हो जाएगी। ठीक है, तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। क्या उदाहरण है कि जो हमने कहा कि दृष्टिकोणों में भिन्नता का जो उदाहरण है, दृष्टिकोणों में भिन्नता कि जैसे ये कहा गया कि अवसर की समानता का निष्कर्ष योग्यता के सम्मान के कारण
प्राप्तियों की असमानता के रूप में हो जाता है। ठीक है, कि ये जो दृष्टिकोण है ये भिन्न है, वो सब एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक नहीं है, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। एक अप्रोच कोई बात कर रहा है तो उसकी जो बातें हैं वो दूसरे दृष्टिकोण के खिलाफ चली जाती हैं। जो हमने कहा कि जो बात हमने समझाई भी थी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस चीज को वैध मानती है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इस चीज को वैध मानती है कि अगर लोग अपनी क्षमता से, लोग अपनी योग्यता से, लोग अपनी प्रतिभा से, लोग अपनी इच्छा से अगर आगे बढ़ते हैं और ज्यादा हासिल करते हैं, बहुत सारे संसाधन हासिल करते हैं, औरों की तुलना में ज्यादा संसाधन हासिल करते हैं, तो वो वैध है। तो फिर वही बात हो जाएगी कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर वो योग्यता का सम्मान करने की बात करेगी तो इसका जो परिणाम होगा वो प्राप्तियों की असमानता या परिणामों की असमानता के रूप में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है या इक्वलिटी ऑफ आउटकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के खिलाफ चले जाएंगे। तो वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज हैं, इसको थोड़ा आप गहराई से सोचेंगे, इसके बारे में थोड़ा आप चिंतन करेंगे तो आपको फिर एक एक चीजें बहुत स्पष्टता के साथ वहां पे समझ में आएंगी। और इसी तरीके से जब आप चीज़ों को एग्जाम में लिखेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ लिखेंगे, बहुत स्पष्टता के साथ लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड आंसर होगा। और ऐसा आंसर आप लिखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट कम से कम आपको वहाँ पे 60% मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, अगर आप इन टर्म्स को पकड़ के बहुत अच्छे से उनको एक एक बात को पकड़ के और उसको स्पष्ट करते हुए अगर आप एग्जाम में इसी बातों को लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बातें हमने पहले भी आपसे कही थी कि जब आप आधुनिक काल में देखते हैं तो इसमें अनेक दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। अनेक दृष्टिकोणों में, जैसे ये बात हम पहले भी आपसे कह चुके हैं, यहाँ पे हम फिर से उनको दूसरे रूप में रिपीट कर रहे हैं कि जैसे आधुनिक काल में आप देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है जिसकी हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं, आधारभूत समानता का कॉन्सेप्ट है, जो बॉर्न इक्वल मानता है, जन्मतः समान मानता है। तो ये कहीं ना कहीं से आप देखते हैं कि एक तरीके से दार्शनिक या ये एक सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत के रूप में निकल के सामने आता है। ये बात हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि जो फाउंडेशनल इक्वलिटी की बात करते हैं तो वो दार्शनिक रूप से, नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से बात करते हैं कि मनुष्य समान इसलिए है क्योंकि वो जन्मतः समान है, वो एक जैसे मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है, वो ईश्वर की संतान है, उसके अंदर आत्मा का निवास है, वो परमात्मा का अंश है। तो ये जो बातें करने वाले हैं वो फाउंडेशनल इक्वलिटी की बात करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि जो लोग औपचारिक समानता या अवसर की समानता की बात करने वाले थे, औपचारिक समानता व अवसर की समानता की बात करने वाले लोग थे। तो ये लोग कौन लोग थे? तो मोटे तौर पे आप देखेंगे कि ये बेसिकली ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं से जो लिबरल, जो डेमोक्रेटिक, जो विचारधारा के थे, जो एक तरीके से उदार लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे या जो लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल के समर्थक थे, वो इस बात को करते हैं। ये जो बात है औपचारिक समानता या आप कह सकते हैं अवसर की समानता की, तो ये बात ज़्यादातर आप देखेंगे तो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में दिखाई पड़ती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, या आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि भारत जैसे देशों में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो दुनिया के उदार लोकतांत्रिक देश कहे जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो औपचारिक समानता व अवसर की समानता की बात है, ये उदार लोकतांत्रिक देशों में लागू होती हुई दिखाई पड़ती है। अब एक जो तीसरी समानता है जो आधुनिक संदर्भों में हम देखते हैं, जिसे कहा जाता है
प्राप्तियों की समानता जो एक तरीके से, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है ये कहीं ना कहीं से सामाजिक समानता के रूप में इसको हम देखते हैं, या जिसे एक तरीके से हम मटेरियल इक्वलिटी के रूप में भी इसको देखते हैं। इसको हम सामाजिक समानता या भौतिक समानता के रूप में देखते हैं। तो ये जो सामाजिक समानता के रूप में होती है, जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है, जो सामाजिक समानता है, तो इसको लेके भी आप देखेंगे तो आधुनिक काल में आपको अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम या सामाजिक समानता के समर्थक हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम या सामाजिक समानता के वो विरोध में बात करते हैं या उस पर प्रश्न उठाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा हमें विस्तार से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ आउटकम का या सामाजिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है, तो इस पे प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे कि जो प्राप्तियों की समानता है वो सामाजिक समानता के संदर्भ में देखी जाती है। ठीक है, और मोटे तौर पे आपने नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो जो लेफ्ट विंग है, जो एक तरीके से वामपंथ की जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं से जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है या जो सामाजिक समानता है उसका वो खुल के समर्थन करते हैं। जो लेफ्ट विंग है, जो वामपंथ है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, तो वो उसका खुल के समर्थन करते हैं। लेकिन जो राइट विंग के लोग हैं, जो दक्षिणपंथी कहे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इक्वलिटी ऑफ आउटकम या सामाजिक समानता के उस पे जो है वो सवाल खड़े करते हैं या उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ये शब्द है विचारधारा के संदर्भ में, जो वामपंथ है वो सामाजिक समानता का समर्थक है, और जो दक्षिणपंथी हैं, जो राइट विंग है, उसके बारे में मोटे तौर पे कहा जाता है ये इस पर प्रश्न उठाते हैं, इस पर प्रश्न उठाते हैं या विरोध करते हैं। वो सामाजिक समानता पे सवाल उठाते हैं या उसका विरोध करते हैं। तो अब इसी क्रम में हम आगे ये देखेंगे कि जो लोग सोशल इक्वलिटी के या इक्वलिटी ऑफ आउटकम के पक्ष में जो लोग खड़े होते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, तो वो क्या तर्क देते हैं, और जो लोग उसका विरोध करते हैं वो क्या तर्क देते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए कि सामाजिक समानता के पक्ष में तर्क। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी एग्ज़ाम में इन बातों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सामाजिक समानता के पक्ष में तर्क, तो क्या तर्क है, अब उन तर्कों को आप लिख लें। पहला तर्क ये देते हैं कि यह मतलब सामाजिक समानता, कि यह सामाजिक समानता, या ऐसा लिखें सामाजिक समानता सामाजिक एक समान पहचान व
साझे हितों को बढ़ावा देती है। दूसरा तर्क क्या है कि यह अर्थात सामाजिक समानता न्याय को बढ़ावा देती है। इसका तर्क है कि अन्याय उस सामाजिक असमानता के कारण होता है जो प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि समाज के असमान व्यवहार के कारण होता है। समर्थक तीसरा तर्क क्या देते हैं कि जो सामाजिक समानता है वो स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। तो लिखिए, यह स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है क्योंकि यह गरीबी व अभाव से लोगों को मुक्त करता है। गरीबी व अभाव से लोगों को मुक्त करता है ताकि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। और एक बात और आप इसी में लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। यह सभी समानताओं में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य समानताएं जैसे कानूनी व राजनीतिक समानताएं इसके बगैर कोई अर्थ नहीं रखती। ठीक है, तो देखिए, ये जो लोग सामाजिक समानता के पक्ष में तर्क देते हैं तो वो क्या तर्क देते हैं। तो अब ध्यान रखिए कि वो जो भी लॉजिक दे रहे हैं वो बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं, उससे जोड़ के वो अपनी लॉजिक को सामने रख रहे हैं।
जैसे सबसे पहला ये लॉजिक दिया गया कि देखिए अगर समाज में समानता होगी तो इससे सामाजिक एकजुटता बढ़ेगी, इससे जो है लोगों की एक समान पहचान बढ़ेगी, इससे जो है लोगों के एक तरीके से वो कहते हैं कि साझे हित बढ़ेंगे। तो अगर सामाजिक समानता होगी तो सोशल सॉलिडेरिटी होगी, सामाजिक एकजुटता होगी, एक कॉमन आइडेंटिटी होगी और एक तरीके से उनके शेयर्ड इंटरेस्ट होंगे, उनके साझे हित होंगे। तो ये जो बात वो कहते हैं तो कहीं ना कहीं से वो ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, कि अगर सामाजिक समानता नहीं होगी तो सामाजिक एकजुटता नहीं होगी, सामाजिक समानता नहीं होगी तो एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं होगी, सबकी अलग अलग पहचान होगी, अलग अलग पहचान होगी तो उनके शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं होंगे, उनके साझे हित नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं से फिर क्या होगा, तो कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं ना कहीं से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, कहीं ना कहीं से हितों में टकराव होगा, कहीं ना कहीं संघर्ष होगा। तो इसलिए सामाजिक समानता जरूरी है कि सामाजिक एकजुटता बनी रहे, एक जैसी पहचान बनी रहे और लोगों के हित आपस में जुड़े रहें। फिर वो क्या करते हैं कि वो सामाजिक समानता की बात को न्याय से जोड़ देते हैं कि देखिए सामाजिक समानता बहुत बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बगैर न्याय नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि अगर समाज में अगर अन्याय है तो अन्याय क्यों है? अन्याय इसलिए है क्योंकि समाज में असमानता है, और वो जो असमानता है वो नेचुरल रीजन्स की वजह से नहीं है, वो आर्टिफिशियल रीजन्स की वजह से है, और वो कहीं ना कहीं से समाज में जो असमान व्यवहार है उसकी वजह से है। तो अगर हम सामाजिक समानता स्थापित करेंगे तो हम न्याय स्थापित करेंगे, अगर हम सामाजिक समानता स्थापित करेंगे तो हम अन्याय दूर करेंगे, हम वो जो आर्टिफिशियल जो डिफरेंसेस हैं उनको हम खत्म कर पाएंगे, और हम कहीं ना कहीं से लोगों को हम जो है एक स्वाभाविक रूप से हम उनको जो है न्याय को उपलब्ध करा पाएंगे। तो इस तरीके से वो लॉजिक देते हैं। तो जैसे उन्होंने न्याय से जोड़ के लॉजिक दिया, फिर वो स्वतंत्रता से जोड़ के लॉजिक देते हैं कि सामाजिक जो समानता होगी तो लोग स्वतंत्रता का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि अगर सामाजिक समानता नहीं होगी, सामाजिक असमानता होगी, लोग गरीब होंगे, लोग जो है अभाव में होंगे, लोग बहुत सारे संसाधनों से सुविधाओं से वंचित होंगे, तो वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल क्या कर पाएंगे? भाई एक गरीब के लिए जिसके पास में 2 वक्त की रोटी जुटाना सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वो स्वतंत्रता का उपभोग क्या कर पाएगा? तो अगर हम चाहते हैं कि लोग बेहतर तरीके से स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें तो इसके समर्थक तर्क देंगे, तो फिर क्या होना चाहिए? तो सामाजिक समानता होनी चाहिए। और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि देखिए जो सामाजिक समानता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बगैर बाकी समानताओं को, चाहे वो लीगल इक्वलिटी हो, चाहे पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, चाहे कानूनी समानता हो, चाहे राजनीतिक समानता हो, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर आप कहते हैं कि आप सही अर्थों में लीगल पॉलिटिकल इक्वलिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप जरूरी होगा तो पहले आप सामाजिक समानता स्थापित करें, और समाज में जो खाई है, जिस भी प्रकार की खाई है, चाहे वो जाति की खाई हो, चाहे वो लिंग की खाई हो, जेंडर डिफरेंसेस हो, चाहे आप कह सकते हैं कि वो जो वर्गीय हैसियत का जो अंतर है, जो अमीर गरीब के बीच की खाई है, तो वो जो भी खाई है उसको आप पहले पाटें। जब ये होगा तो फिर बेहतर तरीके से न्याय होगा, स्वतंत्रता होगी, भाईचारा होगा और ये सारी चीजें होंगी। तो इस तरीके से वो लोग बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ बात करते हैं। जो हमने कहा कि मोटे तौर पे जब आपने देखा कि जो लेफ्ट विंग है वो समर्थन करता है, जो राइट विंग है, जो दक्षिणपंथी है, वो इसका विरोध करते हैं या उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो आप लिखिए कि सामाजिक समानता के विरोध में तर्क। तो विरोध में क्या तर्क देते हैं? तो विरोध में जो तर्क है पहले आप उन्हें लिख लें। इसकी विरोधी मानते हैं कि यह अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह असमानों के साथ समान व्यवहार की बात करता है,
जिससे लोगों को उनकी प्रतिभा व क्षमता के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। इसी क्रम में दो तीन बातें और हैं, वो भी आप लिख लें पहले, कि सामाजिक समानता के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं। तो इसके खिलाफ तर्क देने वाले ये कहते हैं कि इसका परिणाम आर्थिक जड़ता, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, वो हो सकती है। इसका परिणाम आर्थिक जड़ता या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो सकती है, क्योंकि यह प्रोत्साहन, जिसे आप इंसेंटिव कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रोत्साहन इत्यादि को समाप्त कर देती है। नेक्स्ट लिख लें कि यह सिर्फ राज्य हस्तक्षेप से हासिल की जा सकती है, जिसका परिणाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के रूप में होता है। और लास्ट में एक बात और लिख लें कि इसका परिणाम ऐसी एकरूपता के रूप में होता है जिससे समाज की स्वाभाविक विविधता को नुकसान होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे अभी आपने देखा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सामाजिक समानता के पक्ष में तर्क देते हैं, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक समानता के खिलाफ जाके बात करते हैं, उसके विरुद्ध बात करते हैं। तो वो क्या लॉजिक देते हैं? तो वो देखिए ये कहते हैं कि जो अगर हम सामाजिक समानता लाने का प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अनइक्वल लोगों के साथ, जो ऑलरेडी अनइक्वल होते हैं, क्योंकि लोगों की प्रतिभा में, लोगों की क्षमता में, लोगों की जो योग्यता है उसमें अंतर होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अनइक्वल लोगों के साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोगों की प्रतिभा के साथ या लोगों की क्षमता के साथ या लोगों की जो योग्यता है उसके साथ हम वहाँ पे न्याय
नहीं कर रहे होते हैं। फिर इसके खिलाफ तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि देखिए, अगर आप सामाजिक समानता की बात करोगे तो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाएगा, आर्थिक जड़ता आ जाएगी। इससे जो है, चूंकि लोगों को लोग काम करने के लिए तब प्रेरित होते हैं जब कहीं ना कहीं से उन्हें इंसेंटिव मिले, उन्हें अतिरिक्त पुरस्कार मिले। अगर उनको लगता है कि घोड़े और गधे सब बराबर मान लिए गए हैं, तो फिर वो क्यों अतिरिक्त कार्य करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अगर लोगों को इंसेंटिव मिलता है तो लोग कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड फील होते हैं। तो इंसेंटिव मिलेगा, उनको लगेगा कि अगर वो अपनी अतिरिक्त क्षमता दिखाएंगे, अतिरिक्त प्रतिभा दिखाएंगे, अतिरिक्त योग्यता दिखाएंगे, तो इससे उनको फायदा होगा, तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं से जो इकोनॉमी है वो भी जो है आगे बढ़ती है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से होता है। फिर इसके जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि देखिए इसके जो विरोधी हैं, सामाजिक समानता के जो विरोधी हैं, वो ये मानते हैं कि देखिए, अगर आप सामाजिक समानता पे बहुत ज़्यादा जोर दोगे तो ये तभी संभव है जब राज्य हस्तक्षेप करे। आखिर सामाजिक समानता लाने का प्रयास कौन करेगा? तो सामाजिक समानता लाने का प्रयास राज्य करेगा। तो राज्य अगर सामाजिक समानता लाने का प्रयास करेगा तो राज्य को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना पड़ेगा, स्टेट को बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और स्टेट इंटरवेंशन करेगा तो इसका जो एक स्वाभाविक जो परिणाम होगा वो लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके दमन के रूप में होगा। और लास्ट में वो कहते हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं से अगर आप बहुत ज़्यादा सामाजिक समानता पे जोर दोगे तो इससे एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आती है, एक रूपता आती है। तो अगर समाज में अगर आप अनावश्यक तरीके से अगर आप एक रूपता लाने का प्रयास करेंगे तो जो डाइवर्सिटी है, चूंकि समाज में डाइवर्सिटी होती है, तो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं से उससे जो है, जो एक नेचुरल डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं से उससे बाधित होती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो सामाजिक समानता के पक्ष में तर्क देते हैं, और कुछ लोग हैं जो सामाजिक समानता के खिलाफ जाके बात करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तर्क हैं, और इनको हमने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मैंने बताया है। और जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि देखिए, अभी तक जो मैंने आपसे बात की है वो सारी बातें सिर्फ समानता के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए की है। अभी जो चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में लिखी हैं उस पर हम सीधे तौर पे नहीं आए हैं। हम जब कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो फिर जो पाठ्यक्रम में लिखी जो बातें हैं, या जिस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में, तो उनको हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हमने कॉन्सेप्ट पे बात की, चाहे जब हमने समानता के अलग अलग अप्रोचेज के बारे में बात की, या हमने जो है समानता के संदर्भ में जो कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात की, या समानता के कॉन्सेप्ट का किस तरीके से आधुनिक काल में विकास हुआ, किस तरीके से उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट उभर के सामने आते हैं, और खासतौर पे जो सोशल इक्वलिटी वगैरह की बात करते हैं तो किस तरीके से लोग उसके पक्ष में बात करते हैं, उसके खिलाफ जाके बात करते हैं। तो वो बातें जो मैंने आपसे की, उन सारी बातों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। तो आज की जो चर्चा है उसे हम यहीं रोकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें जो पाठ्यक्रम में जो बातें लिखी हैं, जो समानता की जो डायमेंशन है, जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।